Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ हमारी ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन ट्रंप की टैरिफ वॉर थमी नहीं है। अभी भारत भी बड़ा संभल संभल कर चल रहा है। ट्रंप ने कहा यह है कि हमने कुछ देशों के साथ, बड़े देशों के साथ डील कर ली है, ट्रेड डील। वो देश कौन से हैं? वो देश है चीन, वो देश है यूके, ब्रिटेन, और तीसरा देश है भारत। ट्रंप ने अपने रिपोर्ट मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमारी चाइना से डील हो गई है, यूके से डील हो चुकी है और भारत से बहुत जल्द हमारी डील होने वाली है, लेकिन बाकी लोगों से हमारी बातचीत हुई लेकिन डील नहीं हो पाई। तो अब उनको चिट्ठियां भेज रहे हैं और उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उस चिट्ठी की भाषा बड़ी मजेदार है। जैसे उन्होंने भी एक जापान को चिट्ठी भेजी, तो जापान को चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आपका बड़ा सम्मानित देश है, हमारे आपके बहुत पुराने संबंध हैं, आपके साथ व्यापार करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो शुरुआत में भाषा में ऐसा लगेगा कि अरे आगे बहुत अच्छी बात कुछ कहने जा रहे हैं। आप फिर ये कहते हैं आपका बड़ा स्वागत है हमारे देश में आकर व्यापार करने के लिए, लेकिन अब आपके ऊपर हम इतना इतना टैक्स लगाएंगे, और आगे फिर अपनी लंबी चौड़ी कहानी वो बताते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भारत उन चिट्ठियों को, जिन देशों को जा रही है उस लिस्ट में भारत नहीं है। भारत की ट्रेड डील होने वाली लेकिन अभी हुई नहीं है। भारत के ऊपर इन्होंने 26% अतिरिक्त टैक्स का ऐलान किया था, जब इन्होंने बहुत सारे 70-80 देशों पर टैक्स लगाया था आने के बाद। फिर इन्होंने कहा था कि हम इसको होल्ड कर लेते हैं, और 9 जुलाई वो फाइनल तारीख है जब इन्होंने कहा कि तब तक आप ट्रेड डील कर लीजिए, वो खत्म होने वाली 9 जुलाई आने वाली है, वरना फिर उसके बाद फिर ये जो 26% टैक्स है ये लागू हो जाएगा। और इसके ये है ओवर एंड अबव द 10% बेसिक बुनियादी टैक्स जो है, 10% तो है ही, उसके ऊपर 26%। तो नहीं, माफ कीजिएगा, 10% है, उसके ऊपर 16%, टोटल 26% है। भारत का भी एक स्टेटमेंट आया था इस बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का। उन्होंने कहा था कि हम किसी डेडलाइन से बंधकर भारत के हित से समझौता नहीं करेंगे, ना हम दबाव में कोई ट्रेड डील करेंगे। तो मामला कहीं अटका हुआ है क्या, सवाल यह है। 2-3 बातें निकल के सामने आएंगी। भारत ने कुछ रेड लाइंस खींच दी हैं। वो रेड लाइंस हैं गेहूं, चावल और डेयरी, इन दुग्ध उत्पाद। इन क्षेत्रों के अंदर भारत अमेरिका के कंपनियों को, उत्पादों को बिल्कुल आने देना नहीं चाहता, क्योंकि ये सरकार के लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि ये सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है और हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो खेती भी करती है और वो पशुपालन से जुड़ी हुई है। तो अगर अमेरिकी गेहूं, अमेरिकी चावल, अमेरिकी पनीर, अमेरिकी और तमाम तरीके का सामान ये भारत में आ गया, तो यहाँ पर उस वर्ग को तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ इस वक्त जो है मामला जो है अटका हुआ है। भारत कुछ चीज़ों के लिए अमेरिका में पूरी छूट चाहता है। जैसे वो भारत ये कहता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उन पर आप कोई टैक्स नहीं लगाएं, 0 टैक्स लगाएं। भारत की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स का सेक्टर है, उसके ऊपर टैक्स आप मत लगाइए। तो क्या अमेरिका इस पर राजी होगा, ये भी बात है। टेक्सटाइल को लेकर के भी दोनों देशों के बीच इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत वो अपना कॉटन बेचना चाहता है और भारत को इस ठीक लगता है कि आप अपना कॉटन हमको दीजिए और हम उस कॉटन से कपड़ा बनाएंगे और आप ही को बेचेंगे। तो ये बड़ी एक जटिल प्रक्रिया है और ये इस ट्रेड डील में बातचीत का पहला दौर है और बातचीत खत्म हो चुकी है। अब भारत ने कह दिया है बॉल इज इन अमेरिकास कोर्ट। अब यूएस को डिसाइड करना है। हमने बातचीत खत्म करके अपनी बातें कह दी हैं, अब देखिए कि अमेरिका इस पर क्या कहता है। लेकिन पॉजिटिव संकेत है जो ट्रंप ने आज कहा कि हमारी डील होने वाली है, मतलब ये बातचीत समझौते की तरफ बढ़ गई। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो हमें हमेशा लगता है कि हम उसकी शर्तों पर झुकेंगे या दबेंगे। अमेरिका की सारी जो पिछले 3-4 महीनों की या 6 महीनों की कोशिश है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, यानी जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, कि किसी तरह से भारत को टेबल पर बैठाएं और हम उनको अपनी शर्तों पर ले आए। क्योंकि अमेरिका अपने यहाँ एग्रीकल्चर, डेयरी या कहें कि जो इस पूरे एग्री सेक्टर में जो प्रोसेसिंग है उस पर बड़ा निवेश कर चुका है, सब्सिडी वहां बहुत ज्यादा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वो भारत का मार्केट खोलना चाहता है। भारत के लिए क्या है कि भारत के पास ये मार्केट पहले से ही इतना, जिसको कहें कि ओवर फ्लडेड है, अपना उनका सेल्फ सस्टेन मॉडल है और उनके अपने किसान, उनका अपना डेयरी सेक्टर है जिसको लगातार क्वालिटी के तौर पर बेहतर कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ हम देख रहे हैं। दोनों का जो फर्क है, अब ऐसे में अमेरिका चाहता है कि उसका पूरा वो प्रोडक्ट वो भारत के बाजारों में आए, भारत उसको रोकना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि प्रोसेस्ड, तो प्रोसेस्ड इधर से ये चीजें जाएंगी, लेकिन जो जिसको हम
आज के समय की चीजें कह रहे हैं, जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर या हब पूरी तरह से शिफ्ट होगा, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से वाइट गुड्स कह लीजिए, एफएमसीजी कह लीजिए, ऑटोमोबाइल कह लीजिए, मोबाइल फोन कह लीजिए, वो यहां से जो बन के जाएगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा, जिसका अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। और वो कहां का कंज्यूमर है? अभी वो चाइना का कंज्यूमर है। यानी कोई भी कंपनी बना रही हो, अमेरिकी कंपनी बना रही तो चाइना से ले जाकर वहां दे रही। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि चाइना से भारत आने के बीच में वो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में वापस ले जा पाए। तो दो तरह की लड़ाई, एक भारतीय मार्केट में एंट्री, दूसरा भारतीय मार्केट से जो मैन्युफैक्चर होकर जाए उसमें वो टैक्स के तौर पर कटौती करे। तो ये लड़ाई है। ये आपने बड़ी अच्छी चाइना वाला जो इसमें एंगल दिया, इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर, इसी समझौते में भारत एक इस चीज पर इंसिस्ट कर रहा है कि आप हम पर जो भी टैक्स लगाएं, वो चीन के साथ जो आपका टैक्स हुआ है, अब जो करार हुआ है, उसमें 10 से 15% का अंतर होना चाहिए। मतलब हमारी मार्केट 10-15% फेवरेबल होनी चाहिए ताकि हमारा सामान ज्यादा मुफीद हो। ये तो आखिरी है, ये जिसको कहते हैं कि जब कुछ नहीं होगा तब ये भारत चाहेगा। भारत इस वक्त ये नहीं चाह रहा है कि जैसी ट्रेड डील वियतनाम के साथ कर ली, जिसमें ट्रांसशिपमेंट को वेग कर दिया है, कोई परिभाषा नहीं है, यानी वहां से आने वाले माल को कैसे वो ट्रीट करेंगे, उस पर कैसे टैरिफ लगाएंगे, वो अमेरिका तय करेगा। ऐसे ही ब्रिटेन के साथ भी उन्होंने डील की है, जो 2 डील अभी तक हो पाई है, वो भारत नहीं चाहता है। भारत नहीं चाहता है कि 20 से 25% तक का टैक्स उनके अलग अलग उत्पादों पर लगे। अगर वो नहीं होता है तो चीन से 10% कम से कम हम नीचे हो। और एक जरूरी बात समझने की है, जो लोग इसको डील को समझे कि कहां फंसी हुई, आरसीईपी जब था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो एक तरह से कहें कि ये पूरे एशिया के देशों में, उसमें लास्ट मिनट में बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि हमको इससे बाहर निकलना है, हम नहीं जा सकते। यानी जो न्यूजीलैंड है, जो दुनिया के दूसरे देश है, उनके लिए हम अपना डेयरी और एग्री सेक्टर खोलने को तैयार तब भी नहीं थे। चाइना को हम बैकडोर से एंट्री तब भी नहीं दे रहे थे, अब भी नहीं देंगे। ये जो देश है, ये देख लेंगे, इनमें आपका नाम नहीं है। बांग्लादेश पर 35% है, कंबोडिया 36%, इंडोनेशिया पर 32%, जापान पर 25% टैक्स लगाया है, मलेशिया पर 25% लगाया है, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, दक्षिण कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%। तो ये इनमें से बहुत सारे देश कई मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर भी हैं। तो अब ऐसे में अगर अच्छी डील मिल जाए तो बहुत अच्छा तो ये हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि बाकी का सामान महंगा बिकेगा और आपकी अगर डील हो जाती है तो आपका सामान सस्ता बिकेगा। अब मैं अगली खबर पर जा रहा हूं सर, आज क्योंकि है खबरें ज्यादा। अगली खबर जुड़ी है ट्रंप से ही जुड़ी हुई। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार, अब उनकी चाहत तो है ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया की बहुत बड़ी देश जो हैं वो भी तुल गए हैं कि इनको दिलवा ही दो किसी तरीके से। वही पाकिस्तान ने कहा था, क्या पाकिस्तान के कहने का कोई मतलब नहीं कि इनको नोबेल पीस मिल जाए। अब इजराइल ने भी औपचारिक तौर पर नोबेल कमेटी को एक पत्र लिख करके डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है। मिलने के लिए पहुंचे थे अभी नेतन्याहू अमेरिका में, उनका प्राइवेट डिनर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उस बातचीत से पहले इन्होंने वो उसकी चिट्ठी, वो जो उन्होंने चिट्ठी भेजी है नॉमिनेशन की, वो चिट्ठी उनको दिखाई और ट्रंप ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो बड़े सरप्राइज हैं। ओह दिस इज वेरी नाइस। तो पता सब होगा उनको, लेकिन उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है आपने ऐसा किया, मुझे तो नहीं मालूम था। तो अब नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि इनको मिले। अब ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि साहब क्या अब ट्रंप ने ऐसा क्या कुछ काम किया है, कारनामा किया है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। बहरहाल 2 देश जो है नॉमिनेट कर चुके हैं, पाकिस्तान और इजराइल। दत्ता जी। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि जो डिज़ायर थी ट्रंप साहब की कि वो चेयर में आते ही दुनिया के अंदर जितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं, उनको रुकवा देंगे। और उन्होंने पहल शुरू करी रशिया यूक्रेन के साथ, और काफ़ी चर्चा भी उनकी रही पुतिन के साथ। और क्योंकि बीच बीच में यूक्रेन अपना गेम खेलता चला गया और जो उसने जो रशिया के खिलाफ कार्रवाई करी, उससे पुतिन जो नाराज हो गया। अभी जो भी कार्रवाई रशिया यूक्रेन में चल रही है उसके कारण चल रही है क्योंकि यूक्रेन वो चीज़ को नहीं माना और उसने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। और उसके साथ साथ में अगर आप ये मिडिल ईस्ट की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, अब्राहमिक अकॉर्ड का जो पहल कराई थी ट्रंप साहब ने, जिसके अंदर तकरीबन सारे देश जो हैं वो मानने को भी तैयार हो गए, तो अभी दोबारा उसको एम्फसाइज किया जा रहा है ताकि पूरे खित्ते के अंदर एक शांति हो जाए। वो बहुत बड़ा काम होगा सर। बिल्कुल, अगर वो हो जाएगा। और अभी अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता देने की बातचीत कर रहा है।
वो जो लंच खिलाया था मुनीर को उसके अंदर उसको ये भी बोला गया था, बेटा आप इसको जो है मान्यता दे दीजिए, स्वीकार करो, मान्यता इजराइल को दे अरे ये दीजिए। चर्चा सर पाकिस्तान के अंदर लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान भी इजराइल को उसके स्वीकार खिलाफ कर भी लेगा? बहुत सारे लोग उठ के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी जो इजराइल को इनको मान्यता नहीं देनी लेकिन सर ये काम होगा नहीं कभी। कैसे वो मतलब फिलिस्तीन की बात करना कैसे छोड़ देगा पाकिस्तान? अभी उसका उदाहरण फिर दिया पाकिस्तान के अंदर ही लोगों ने कि जिया के टाइम में 25,000 फिलिस्तीनी मारे इन्होंने, पाकिस्तानियों ने जॉर्डन में जॉर्डन उस समय जो था, तो ये जियोल हक ने किया था। तो वही अगर जियोल हक फिलिस्तीनियों को तब मार रहा था तो अभी तुम्हारी कौन सी प्यार मोहब्बत है कि हमें फिलिस्तीन बड़े प्यारे हैं, इजराइल जो ज्यादती कर रहा है, ये सारा दिखावा है। पाकिस्तान अपने हित में अगर उसको अमेरिका से मदद मिलती है और इजराइल से थोड़ी छान-काट हो जाती है तो उसके लिए बहुत फायदे का सौदा एक्चुअली है। ये बड़ी वजह है जो नेतन्याहू ने ट्रंप को नॉमिनेट किया है। ईरान वो तो अलग इशू है। इब्राहिम एकॉर्ड जिसकी शुरुआत ट्रंप ने की, उसका मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट में, अरब मुस्लिम दुनिया में इजराइल को बाकी सारे मुस्लिम मुल्क स्वीकार कर लें, उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लें, उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते हो जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं इजराइल के साथ बाकी मुसलमान देश, तो एक दुनिया के बड़े हिस्से से झगड़ा खत्म हो सकता है। इसके लिए सऊदी अरब को लगभग तैयार कर लिया गया था। अगर इनके ऊपर हमला ना हुआ होता 7 अक्टूबर 22 वाला, तो 22 या 23 वाला, तो अब तक सऊदी अरब के साथ दोस्ती हो गई होती इजराइल की। सऊदी अरब दोस्ती कर लेगा तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्क पीछे पीछे चल देंगे, दबाव बन जाएगा। तो इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए नोबेल पीस प्राइज, आपने ऐसे कहा कि ऐसा क्या कर लिया, तो गांधी ने ऐसा क्या नहीं किया था जो उनको नहीं मिला? सवाल इसलिए ये सवाल ही मतलब नहीं है ना। सवाल है कि क्या ज़रूरत बन रही है, क्या स्थितियां बन रही है। और ट्रंप साहब जब से इस बार आए हैं तब से तो उनका मकसद ही है, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही चुनाव से पहले भी कहा कि एक बात कह दूं, आपने गांधी को नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, ओबामा को मिल गया। ओबामा जिनको गुरु मानते थे, अब्राहम नहीं वो जो कि अश्वेत हितों के लिए लड़ने वाले जो थे अमेरिका में, मार्टिन लूथर किंग, उनके गुरु मार्टिन लूथर किंग के गुरु गांधी, तो गुरु के गुरु को नहीं मिला, इनको मिल गया। मैंने कहा ना ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ने माफी मांग ली गांधी को न देने का, उन्होंने माफी आज मांगी। वो तो ठीक है, आज उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये देखिए इजराइल की अपनी परेशानी यही है कि मिडिल ईस्ट में, और ये सारा जो अब्राहम अकॉर्ड का बहुत महत्वपूर्ण बात दत्ता साहब ने भी कही, वो एक बहुत सारी चीज़ों को बदलने वाला है अगर उस पर काम हो जाए। और किस तरह से उस पर मसला हो रहा है पाकिस्तान पर, मैं इतना कोई शक नहीं करता कि वो इजराइल की बात को नहीं मानेंगे। वो तो अमेरिका जो कहेगा, उनके इंटरेस्ट में क्या है कि अमेरिका के साथ उनका एक ठीक से दोस्ती बने। अब लंच भी कर लिया, और क्या चाहिए आपको? लंच करा दिया, ये तो बड़ी बात होती है ना। ट्रंप साहब के साथ लंच किया है जनरल ने, तो वो बड़ी बात है। लंच करने सुना कोई और भी गया था वो खबर में बता नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन इशारा कर रहा हूँ, सोचिएगा इसके बारे में। लेकिन वो हुआ नहीं था लंच नहीं। हाँ, खैर वो अलग इशू है। और इजराइल को लेकर अमेरिका को और ईरान का जो सारा झगड़ा हुआ है, तो उसमें इजराइल को जिस तरह से सपोर्ट किया है अमेरिका ने, तो जाहिर है कि नेतन्याहू साहब को ये करना ही पड़ेगा। और ये सारे इंटरेस्ट की बात है ना, पर्सनल। अरे ये भी रिश्वत ही है, किस्म की रिश्वत ही है। जैसे कतर ने जहाज दे दिया था, ये सब नॉमिनेट कर रहे हैं। ट्रंप इतने उतावले हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए कि अगर उनको लगेगा तो वो क्या टैक्स में भी रिबेट दे देंगे किसी राष्ट्र को कि भाई मुझे नॉमिनेट कर दो, मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। वो भी हो सकता है, वो आप लेटर भेज दो, ट्रेड डील में भी आ सकता है ये काम। दे दिया, इजराइल ने दे दिया है, ईरान से भी वो लेटर लिखवा देंगे। एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने कि वो चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, ईरान के लोगों में खुशहाली हो, और ये जो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं, वो बड़ी सख्त सैंक्शन है ईरान के ऊपर, वो डिजर्व नहीं करते हैं। अगर ईरान अपना रास्ता बदलता है, पीस की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, इस वाक़े की खुशहाली चाहेगा, तो वो उसके खिलाफ। आप कुछ बोले तो अगली खबर। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई दे दो ना। अरे यही मान के दे दो कि तालिबान के यहाँ से अमेरिका किसी तरह जान बचाकर भागा, यही मान कर दे दो कि 4 साल उस आदमी रहा तो कहीं दुनिया में युद्ध नहीं हुआ। अभी भी वो कम से कम युद्ध तो कहीं नहीं कर रहा है, और बंद करवाने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, ट्रंप का तरीका थोड़ा विचित्र है, और वो सचमुच इतने ताकतवर देश की कुर्सी पर बैठकर ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर आज के पैमानों पर देखें तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को दे देना चाहिए नोबेल पुरस्कार। हो सकता है कि इसके बाद ही कुछ स्थिरता आ जाए। कई बार आदमी कहते हैं ना कि ये जो यश का मोह है वो सब पर भारी पड़ता है, वो ऐसे व्यवहार करा रहा हो। चलिए ठीक। पाकिस्तान की अभी चर्चा की, पाकिस्तान से जुड़ी खबर आपको देता हूं, और ये बड़ी किसी देश के लिए बदनामी की खबर है, पाकिस्तान को लेकिन फर्क नहीं पड़ता।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अब नई मुसीबत है उसकी नेवी। पहले तो इसकी फौज, पाकिस्तान की फौज ने भारत के सामने सरेंडर किया। इनके डीजीएम ने फोन करके कहा भाई मारना बंद करो। अब पाकिस्तान की नेवी का संकट गहरा होता जा रहा है। इस 4 दिन के युद्ध में नेवी खुले तौर पर तो कहीं नहीं आई, लेकिन भारत की नेवी तो पूरी तरीके से एक्शन में थी और बताया गया कि हम तो पूरी तरीके से तैयार थे। अभी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो 9 जगहों पर जो हमले हुए थे आतंकवादी ठिकानों पर, उसमें नेवी का भी कुछ योगदान था, नेवी का भी रोल था उसके अंदर। पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है? पाकिस्तान की नेवी खड़ी है, वो अपने बंदरगाह पे, अपने पोर्ट पर खड़ी है, वो समंदर में जा ही नहीं रही है, ये खबर है। तो पाकिस्तान की नेवी को क्या हो गया है? पाकिस्तान का नेवी का जो बेड़ा है, उसके जितने जहाज हैं, कुछ तो बहुत पुराने हो गए। फिर दूसरा इन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी, इन्होंने हमेशा की तरह बहुत सारा सामान चाइना से खरीदा, चाइना के युद्धपोत ले लिए। अब चीनी जो है वो सामान बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर सर्विस देते नहीं है। अब उसको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफर की नहीं गई है, सर्विस ये कर नहीं पा रहे हैं उसकी। तो चाइना से जो लिए थे जहाज वो भी खड़े हुए हैं, इनके बेस पर खड़े हुए हैं, कराची नेवल बेस पर। पनडुब्बियां इनके पास है नहीं, रहकर केवल 2 पनडुब्बियां इनके पास रह गई हैं, और वो भी वर्कशॉप में पड़ी हुई हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी वो वर्कशॉप में थी। तो स्ट्रेटेजिक तौर पर पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर से जो उसका हिस्सा लगता है, और उसके वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है अरब सागर का, जहां पाकिस्तान है, लेकिन अब वहां पाकिस्तान का कोई रिट नहीं है अपने समंदर पर। मतलब अपने ही समंदर पर वो राज नहीं कर रहा। वहां राज कौन कर रहा है? वहां भारत कर रहा है। खबर ये कह रही है कि पाकिस्तानी वाटर्स आर टोटली अनकंटेस्टेड फॉर इंडियन नेवी। भारत की नेवी उस समंदर में, अरब सागर में, बिल्कुल स्वच्छंद होकर के ऑपरेट कर रही है, वहां भी जो ऑफिशियली पाकिस्तान का वाटर्स माना जाता है। ये भी एक खबर है। एक और खबर इन्होंने, जनरल साहब, ये भी खबर में था कि इन्होंने कई जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो ये देखते हैं ना कि भाई इसके बाद मैं इसका रखरखाव कैसे करूंगा। तो कई लोग कोशिश करते हैं भाई मैं बड़ा सामान जो खरीदो, ऐसा करो एक आदमी से ही खरीदो ताकि उसकी सपोर्ट भी तो हो हमारे साथ। इन्होंने अलग अलग कुछ देशों से, कुछ तुर्की से खरीद लिया, कुछ यूएसए से खरीद लिया, कुछ रशिया से खरीद लिया, कुछ चाइना से खरीद लिया। अब वो एक इकोसिस्टम जो बनता है उनके रख रखाव का, वो इनके पास नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब ये, इनकी सारी नौसेना इस वक्त कबाड़ हो चुकी है, और वो या तो वर्कशॉप में है या फिर वो जहाज खड़े हुए हैं समंदर किनारे। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि अगर आप नेवी की तुलना करें, भारत की नेवी बहुत शक्तिवान नेवी है, शक्तिशाली नेवी है। हमारे पास जो जो असेट्स हैं पाकिस्तान के पास उसके आधे भी नहीं है। हमारे पास तकरीबन 293 शिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 18 सबमरीन्स हैं, 13 डिस्ट्रॉयर हैं, 14 फ्रिगेट हैं, 18 कॉवेट हैं, 135 पेट्रोल बोट्स हैं, और भारत खुद निर्माण कर रहा है। भारत आज के दिन में दुनिया का वो एक लीडिंग मुल्क बन गया है जो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बना रहा है। इसके बिनस्बत पाकिस्तान के पास टोटल की 121 शिप्स हैं, 8 सबमरीन थी टोटल, जिसमें 2 सर्विसबल थी, वो भी अभी तकरीबन उनकी रिपेयर चल रही है। और अगर आप नंबर की बात करें, दुनिया के अंदर दर्जा, भारत की नेवी दुनिया की 6वीं लार्जेस्ट नेवी है, और पाकिस्तान कोई 27-28 नंबर पे आता है। और जहाँ तक डोमिनेशन का सवाल है, भारत की नेवी आज के दिन में पूरे इंडियन ओशन को डोमिनेट करती है। पूरा हमारा जो, चाहे अरेबियन सी हो, साउथ का इलाका हो हमारे इंडियन ओशन का, और ईस्ट का जो बे ऑफ बंगाल, और जो आपके इंडोनेशिया तक जो मलक्कन स्टेट की बात करते हैं, जहाँ चीन की पूरी शिपिंग जाती है। अगर चीन के साथ हमारा कोई आज के दिन में जंग का सिचुएशन होता है तो हम चीन का पूरा मूवमेंट बंद कर सकते हैं इंडियन ओशन के माध्यम से, और ये चीन को मालूम है। और इसी के लिए वो सी पैक के ऊपर जोर दे के पाकिस्तान के माध्यम से वो इधर आना चाह रहा था, कहाँ, अरेबियन सी की तरफ, ताकि सर ये जो उसने इसी के लिए जो सीपेक के ग्वादर का जो पोर्ट लिया चाइना ने, खबर तो ये कह रही है कि चीन को अब चिंता इस बात की हो रही है कि अगर इनकी नेवी वहां मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो फिर वो तो बहुत खतरे में रहेगा। अगर मान लीजिए ग्वादर चल पड़ता है इनका, तो हो सकता है फिर चीन को अपने को ये सेट लाके लगाने पड़े यहाँ, अपने सी लेन्स और कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। लेकिन तब भी भारत इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो लैंड बेस्ड रीच है, हमारी एयरफोर्स है, मिसाइल्स हैं, इनको हिलने नहीं देंगी कहीं भी इंडियन ओशन के अंदर। तो ये पाकिस्तान को भी मालूम है और चीन को भी मालूम है
इसलिए जो मतलब समंदर के नेवी के मामले में कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है भारत। बिल्कुल कंटेस्ट नहीं हो। अगर आप क्वाड के साथ में जुड़े हैं आज के दिन में तो ये पूरा जो इलाका है आपके डोमिनेशन में आता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की, अगर ये आप सब दुआ कीजिए कि ये जो भारत अब करने जा रहा है इसमें वो कामयाब हो जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये बात है एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई। इंडिया एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने नॉर्वे में ऑफशोर एनर्जी क्लस्टर के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की है और इसमें यह फैसला लिया गया है, सुनिएगा गौर से, भारत 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कितना 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के समुद्री इलाके में कच्चा तेल और गैस की खोज करेगा। आप कहेंगे आज तक क्यों नहीं की? इसमें बहुत पैसा लगता है, इसीलिए नहीं किया। ये बहुत महंगा काम है, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर लगते हैं ऐसा कोई एक रिग बनाने में, कोई एक प्लेटफॉर्म बनाने में जहां से आप तेल को पहले तो ढूंढिए, फिर निकालिए, फिर प्रोसेस कीजिए। तो ये बहुत महंगा काम है और इसकी एक्सपर्टीज दुनिया में गिने चुने लोगों के पास है। हमारे पास समंदर का इतना बड़ा इलाका है, समंदर के सीबेड के नीचे से ही तेल निकालते हैं ज्यादातर लोग। ऑन शोर तो कम निकलता है, ऑफ शोर ही तेल ज्यादा निकलता है। भारत ने एक्सप्लोर किया इस फील्ड को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भारत के पास जो समुद्री इलाका है जिसमें एक्सप्लोरेशन की जा सकती है वो लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और भारत ने अब क्या किया है, उसमें से 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सप्लोरेशन के लिए एक किस्म से टेंडर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो प्रोसेस शुरू कर दी है कि आइए इतने बड़े इलाके के अंदर आप तेल ढूंढिए और फिर उसके बाद जो भी करार वगैरह होगा वो होगा। अब अगर भारत को इसमें कामयाबी मिल जाती है तो ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हम अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, 80%। हमारा सबसे बड़ा खर्चा है तेल। और अगर ये तेल हमें अपने यहां मिल गया, जैसा अब ये किसी देश को मिला है, शायद गयाना को मिला है, अभी काफी तेल उसके यहां निकल आया। ये जितने अरब मुल्क हैं, ये क्या थे तेल निकलने से पहले? कुछ नहीं, वो तो रेगिस्तान था, वो कुछ भी नहीं था, पत्ता नहीं उगता था। तेल मिल गया तो वहां सोने के महल बन गए हैं। भारत में अगर तेल निकल आया तो आप सोचिए भारत की किस्मत कैसे बदल सकती है। सुनहरा वीजा भी भारतीय ले रहे हैं, गोल्डन वीजा जो ले रहे हैं। हाँ, गोल्डन वीजा आजकल, सुनहरा वीजा भी, सोने वाला वीजा। अब सवाल यह है कि साहब ये काम मतलब इतना आसान है क्या जितना अभी हमने खबर बता दी? नहीं, आसान नहीं, लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में यह था कि इसको एक्सप्लोर करना। और देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारत इस दिशा में कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में हम इसकी मतलब इस पर बहुत रिसर्च और बहुत पैसा लगाने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि 2047 का विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, यह एक बड़ी कोशिश है। अगर ये सफल होती है तो एनर्जी पर दूसरे देशों पर निर्भरता भारत की पूरी तरीके से खत्म होगी और दूसरे देश भारत से एनर्जी लेंगे। और मुझे लग रहा है कि 2047 से विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और पैसा इसमें प्रधानमंत्री मोदी, पूरी सरकार इसमें पैसा लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो इस एनर्जी इसका पूरा इकोसिस्टम भारत में डेवलप हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और ये काम अगर हो गया तो ये भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आप ऐसा सोचिए कि आप एक बहुत बड़ी एफडी करके जाएंगे आज जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी, और उस वक्त वो फिर उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया संवेदना जनरल दत्ता, बहुत शुक्रिया विजय जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।